अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपना वेट महसूस किया है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा यस, हम तो अपना वेट रोज़ महसूस करते हैं। लेकिन वेट के नाम पर आप जो महसूस करते हैं वो दरअसल वेट नहीं है, वो है अपैरेंट वेट। यानी जिस सरफेस पे आप खड़े हैं या जिस सरफेस पे आप बैठे हैं उस सरफेस का वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो आज का टॉपिक है अपैरेंट वेट। बच्चों, मेरा नाम है एस.एम. त्रिपाठी, ज्ञानदीप फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपके पैर के नीचे ज़मीन ना हो तो ज़मीन से नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा और हम अपना वेट महसूस नहीं कर पाएंगे। तो जो वेट के नाम पे हम जो महसूस करते हैं, दरअसल जिस सरफेस पे हम खड़े होते हैं ये उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है और हम उसी नॉर्मल रिएक्शन को महसूस करते हैं जो कई केसेस में वेट के बराबर होता है, रियल वेट के बराबर होता है, और कई केसेस में रियल वेट से ज़्यादा या रियल वेट से कम होता है। अक्सर आपने बाइक चलाते समय महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े से गड्ढे को क्रॉस करते हैं उस समय आपको अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब आप किसी बड़े से कॉन्वेक्स रोड या किसी भी स्पीड ब्रेकर टाइप के बड़े से कॉन्वेक्स रोड को जब आप क्रॉस करते हैं तो उस समय आपको हाईएस्ट पॉइंट पर अपना वेट थोड़ा सा कम महसूस होता है। तो आज का यही टॉपिक है कि ये अपैरेंट वेट है क्या। लिफ्ट के अंदर लिफ्ट ऊपर जाते समय जब रुकती है, नीचे जाते समय जब रुकती है, वहाँ पर हम एक वेटलेसनेस या वेटनेसनेस फील करते हैं। यानी ऊपर जाते समय जब रुकती है तो हमें अपना वेट थोड़ा कम महसूस होता है और शरीर में एक गनगनाहट सी होती है, और फिर नीचे जाते समय जब लिफ्ट रुकती है तो हमें अपना वेट थोड़ा बढ़ा हुआ महसूस होता है। उस समय जब लिफ्ट रुकती है तब हमें अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। ये आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा, और अगर नहीं महसूस किया है तो अभी निकल जाइए वीडियो देखने के बाद और जाइए बाइक किसी गड्ढे में चलाइए और फिर किसी कॉन्वेक्स रोड पर बाइक चलाते समय आपको ये फीलिंग हो सकती है। या फिर लिफ्ट में जाइए, ऊपर जाते समय लिफ्ट जब रुकती है और नीचे जाते समय लिफ्ट जब रुकती है तो आपको क्या महसूस होता है। ऐसे ही डिज्नीलैंड या किसी मेले में जब ये वाले झूले पे आप बैठते हैं जो आपको ऊपर से नीचे तक राउंड ले जाता है, हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करते समय भी आपको वेटलेसनेस फील होता है। उस समय आप उस फीलिंग को दबाने के लिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ ऊपर की ओर आता है, अंदर का फ्लूइड ऊपर आता है, तो वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती है। उसको दबाने के लिए, उस फीलिंग को दबाने के लिए कोई चिल्लाता है, ऊ ही ऊ, कोई चिल्लाता है और उसको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं ताकि वो फीलिंग हमें दब सके। तो ये सारा केस आज हम समझेंगे। लिफ्ट में ये ब्लॉक है, ये लिफ्ट है और ये ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है जो लिफ्ट में है, और लिफ्ट को एक बार ऊपर की डायरेक्शन में मूव कराते हैं, फिर नीचे के डायरेक्शन में मूव कराते हैं और फिर एक्सिलरेट कराते हैं। एक बार ऊपर की डायरेक्शन में एक्सिलरेट कराते हैं और एक बार नीचे के डायरेक्शन में एक्सिलरेट कराते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ हम बहुत ही इजी तरीके से वेक्टर एनालिसिस और न्यूटन सेकेंड लॉ को फॉलो करते हुए बहुत ही इजी तरीके से हम समझ सकते हैं, जो अपैरेंट वेट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा सकता है। तो ये ब्लॉक यानी कि एनी बॉडी, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है जो लिफ्ट के अंदर खड़ा है जिसका मास है m, वो हमने ब्लॉक बना करके हम आपको समझाना चाहेंगे। तो ठीक। तो सपोज दैट कि लिफ्ट इज पहला केस, इसमें लिफ्ट के अंदर जो वेटलेसनेस या वेटनेसनेस महसूस होती है उसमें पहला केस है कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, यहां हम अपवर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब ये वर्टिकली अपवर्ड है।
लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और लिफ्ट इज एट रेस्ट, यानी कि दोनों ही सिचुएशन में लिफ्ट के अंदर एक्सीलरेशन नहीं है, ऊपर या नीचे, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो भी, या फिर अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो भी होगा क्या। अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में जब लिफ्ट का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ब्लॉक का भी कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और इस सिचुएशन में ब्लॉक पर हमें दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, पहला ब्लॉक का वेट और दूसरा सरफेस का नॉर्मल, जिस सरफेस पे ब्लॉक रखा है उसका नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ये हो जाएगा R माइनस mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू R माइनस mg। दिस इज फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, दिस इज फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस आल्सो। चाहे लिफ्ट रेस्ट में है, चाहे लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है या नीचे के डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन जीरो होगा, एक्सीलरेशन इज जीरो। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो दोनों इक्वेट करेंगे, R माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जहां A जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो और R इज इक्वल टू एम जी, यानी कि सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रियल वेट के बराबर होगा, यानी कि जो हम महसूस करते हैं सरफेस से जो नॉर्मल रिएक्शन, वही हम वेट, ध्यान रहे कि वेट के नाम पर हम जो महसूस करते हैं दरअसल वो क्या होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो फोर्स नहीं होता है जो अर्थ हमारे ऊपर लगाती है नीचे के डायरेक्शन में, वो फोर्स नहीं होता है। तो वेट के नाम पे हम जो महसूस करते हैं, जिसे हम आज तक वेट समझते थे, वो दरअसल क्या है, वो है अपैरेंट वेट। और अपैरेंट वेट रियल वेट के बराबर कब होगा, जब किसी बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो हो। ये पहला केस था। तो अपैरेंट वेट यानी नॉर्मल रिएक्शन, अपैरेंट वेट इज इक्वल टू mg यानी रियल वेट। दिस इज फर्स्ट केस। और तो अब हम दूसरा केस दिखाते हैं जिसमें लिफ्ट के अंदर एक्सीलरेशन लाते हैं। लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपवर्ड। अब यहां अपवर्ड लिख रहे हैं तो अपवर्ड का मतलब वर्टिकली अपवर्ड। पहली बात, पहले तो हम डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बता दें कि अगर लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन ऊपर के डायरेक्शन पे भी हो सकता है, नीचे के डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर लिफ्ट ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, यानी उसके ऊपर फोर्स ऊपर की ओर लगाया जा रहा है। नेट फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो जिधर जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर होगा। और ऊपर जाते समय अगर लिफ्ट की स्पीड कम हो रही है, यानी कि उसको नीचे की ओर खींचा जा रहा है, नेट फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है,
तो जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा। तो फिलहाल केस ये है कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपवर्ड। अब दरअसल ये मूविंग अपवर्ड हमने लिखा है, तो अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों सही होगा। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करे या अपवर्ड मूव करे, दोनों कंडीशन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो फिर नेट फोर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस हो जाएगा R माइनस एम जी। नेट फोर्स इज इक्वल टू R माइनस एम जी। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तरीका वही है, फिर दोनों को हम इक्वेट करेंगे। दोनों को इक्वेट करते हैं तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए और R इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। यानी अपेरेंट वेट जो है ये नॉर्मल रिएक्शन mg से m में ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, यानी कि अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? m में। तो अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट mg बाई एम ए। तो इस केस में जब लिफ्ट के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, देखो बच्चों, लिफ्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डिपेंड किस पे करेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। यहां केस 2 में हमने ये दिखाया है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अपवर्ड यानी वर्टिकली अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट डिपेंड करेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो तीसरा केस ये है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड। पिछले केस में डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वर्टिकली अपवर्ड था और इस केस में डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है। फिर वेक्टर एनालिसिस से नेट फोर्स निकालेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉ से नेट फोर्स निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, तो नेट फोर्स हो जाएगा R माइनस एम जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही नेट फोर्स दे रहा है, तो दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। R माइनस एम जी इज इक्वल टू m। अब पिछले केस में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड था, लेकिन इस केस में इसलिए उसको पॉजिटिव रखा गया था। पिछले केस में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड था। ध्यान से सुनो बच्चों,
जस्ट जो पिछला केस था उसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड रखा गया था, इसलिए एक्सीलरेशन का साइन वही रखा गया जो नॉर्मल रिएक्शन का साइन यानी आर का जो साइन है। इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सीलरेशन का साइन वही होगा जो mg का साइन यहां रखा गया है। तो एक्सीलरेशन का साइन माइनस ए, तो r इज इक्वल टू mg माइनस ma, यानी कि अगर लिफ्ट के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो उसका अपेरेंट वेट, तो उसमें जो भी पर्सन खड़ा है उसको अपना वेट रियल वेट से थोड़ा कम महसूस होगा, mg नहीं महसूस होगा, mg माइनस समथिंग महसूस होगा, यानी mg माइनस ma थोड़ा सा घटा हुआ महसूस होगा। तो अपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट mg बाई ma। तो ये रहे 3 केस। तो इसके अलावा भी अदर केसेस आते हैं जो लिफ्ट वाले केसेस नहीं हैं। हाँ, एक केस और बचता है कि अगर लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, तो यहां हम बता देते हैं कि अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, यानी लिफ्ट का जो केबल है, नीचे लाने वाला जो केबल है सस्पेंड, जिस पे सस्पेंड रहता है, अगर वो टूट जाए तो लिफ्ट फ्रीली फॉल करने लगेगा और तब उसका एक्सीलरेशन g के बराबर हो जाएगा। तो इफ लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा, और तब r इज इक्वल टू mg माइनस a के जगह पर g लिख देंगे और r इज इक्वल टू 0, यानी कि उस समय हमें अपना वेट नहीं महसूस होगा और वेटलेसनेस, इसी फीलिंग को वेटलेसनेस कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो इस फीलिंग को, यानी जो वेटलेसनेस की फीलिंग होती है, एस्ट्रोनॉट्स को बराबर होती रहती है, और यही कारण है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो इस फीलिंग को एब्जॉर्ब करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर अगला केस हम दिखाते हैं कि अपेरेंट वेट और कहां कहां रियल वेट से अदर महसूस होता है। तो बच्चों, अब लिफ्ट से निकल के बाहर आते हैं और बाइक पर बैठते हैं, बाइक से थोड़ा घूमते हैं और देखते हैं कि रोड कैसी है। तो हम जिस रोड पे चले, सामने एक गड्ढा आया, कॉनकेव ब्रिज मान सकते हैं, फिर सामने एक कॉन्वेक्स ब्रिज टाइप की चीज आई। तो कॉनकेव और कॉनकेव ब्रिजेस पर हमें अपना वेट कितना महसूस होगा। उससे पहले जब हम प्लेन रोड पर चलते हैं तब हमें बाइक से चलते हैं तब हमें कितना वेट महसूस होता है। तो सपोज दैट पहला है प्लेन रोड, प्लेन, हॉरिजॉन्टल रोड, प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड पे ये रोड है, और मान लो कि ये बाइक है और ये राइडर है, ये बाइक और ये हो गया राइडर। प्लेन रोड पर चल रहा है तो राइडर का ये अपना, अब देखते हैं कि राइडर के ऊपर कितनी फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो पहला उसका अपना वेट जो कि उसमें रहेगा ही रहेगा, तो ये हो गया mg, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, यानी हम बाइक पे जा रहे हैं किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पर किसी बाइक से जा रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। पहला है अपना रियल वेट और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस R माइनस mg, F इज इक्वल टू
आर माइनस एम जी, नेट फोर्स F इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, और नेट फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इज, नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। अब जब हम प्लेन रोड पे चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, तो कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सिलरेशन 0 होगा। और फिर यहाँ R जब हम इक्वेट करेंगे R माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू 0, क्योंकि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन 0 है, तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, और उस समय हमें अपना वेट उतना ही महसूस होगा जितना कि हमारा अपना रियल वेट है। तो प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड पर हमें अपना वेट अपने रियल वेट के बराबर महसूस होता है। अब प्लेन रोड पे चलते चलते रास्ते में एक कॉनकेव ब्रिज आ गया, कॉनकेव ब्रिज यानी कोई गड्ढा मान सकते हो, बड़ा सा गड्ढा, और उस गड्ढे में हम बाइक ले जा रहे हैं, और तब देखते हैं क्या होता है। और बाइक राइडर is moving in concave bridge with speed v, r is equal to radius of bridge, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ब्रिज। अब क्या होगा, पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कॉनकेव ब्रिज जिसका सेंटर यहां है, यहां मान सकते हैं सेंटर, और सपोज दैट कि बाइक राइडर कॉनकेव ब्रिज के मिडिल में है। सपोज दैट कि बाइक राइडर कॉनकेव ब्रिज के मिडिल में है, यानी यहां पर है, लोएस्ट पॉइंट पर है, तो ये हो गया राइडर और ये हो गया बाइक। तो अभी भी फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस नेट फोर्स ऑन राइडर फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, नेट फोर्स ऑन राइडर फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन R, और ये हो गया उसका अपना वेट mg। तो नेट फोर्स हो गया F इज इक्वल टू R माइनस mg। बाइक राइडर का नेट फोर्स बाइक राइडर पे नेट फोर्स हो गया R माइनस mg। अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma। अब यही कमाल दिखाना है, एक्सिलरेशन है कि नहीं है। बाइक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, बाइक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v। आर रेडियस के कॉनकेव ब्रिज पे बाइक जो है v स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या बाइक के अंदर एक्सिलरेशन है? बाइक इज एक्सिलरेटेड और नॉट? तो सवाल ये है कि बाइक इज एक्सिलरेटेड और नॉट। हम देख रहे हैं कि बाइक यहां से चलते हुए ऐसे जा रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे उसका एक्सिलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सर्कुलर पाथ पे एक्सिलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा सेंटर की ओर, क्योंकि हमने एक वीडियो में हम दिखा चुके हैं कि सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चलता है तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है, तो इसलिए एक्सिलरेशन का भी डायरेक्शन सेंटर की ओर होता है, और ऐसे एक्सिलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कहते हैं। तो बाइक का जो एक्सिलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन के बराबर है, और जो कि होता है सभी लोग जानते होंगे v²/r। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज इक्वल टू v²/r। अब हम यहां पुट कर देंगे, तो F इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम जब हम 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, जब 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हम इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी पुट करेंगे, मतलब एक्सीलरेशन का साइन भी पुट करेंगे। तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू, दोनों इक्वेट करेंगे तो क्योंकि दोनों नेट फोर्स है, तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर। तो क्लियर है कि इसका एक्सीलरेशन यानी वी स्क्वायर अपॉन आर, उसका डायरेक्शन सेंटर की ओर यानी आर के डायरेक्शन में होगा। इसका सेंटर ऊपर है तो वी स्क्वायर अपॉन आर का डायरेक्शन सेंटर की ओर होगा, तो उसका साइन वही होगा जो आर का साइन है। तो यहां पर आर का साइन हमने पॉजिटिव लिया है और इसलिए वी स्क्वायर अपॉन आर का साइन भी पॉजिटिव ही लेंगे और तब हमारा अपेरेंट वेट निकल जाएगा कितना, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट, कितना, बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जब हम किसी, यानी यहां से ये क्या शो कर रहा है कि जब हम किसी गड्ढे को क्रॉस करते हैं, गड्ढे को क्रॉस करते समय हमें अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है और जर्क लगता है। सभी लोग महसूस किए होंगे कि जब किसी गड्ढे को क्रॉस करते हो तो हम एक जर्क महसूस करते हैं और हमें अपना वेट हमको बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो अब अगला केस है कि बाइक राइडर इज मूविंग एट कॉन्वेक्स ब्रिज। अब हम बाइक से मूव करते करते कॉन्वेक्स ब्रिज पे पहुंच रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ एक कंफ्यूजन होगा कि हम किसी स्पीड ब्रेकर टाइप के स्पीड ब्रेकर को कॉन्वेक्स ब्रिज नहीं मान सकते क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है, वहाँ हमें एक जर्क महसूस होगा, केवल जर्क लगेगा, उस पर इसकी एनालिसिस ठीक से नहीं हो पाएगी क्योंकि बाइक के रिस्पेक्ट में स्पीड ब्रेकर की अपनी जो विड्थ है वो बहुत छोटी है। हम ऐसे ब्रिज की बात कर रहे हैं जो कॉन्वेक्स ब्रिज हो, जिसे हम कॉन्वेक्स ब्रिज कह सकें, या कोई बड़ा सा टीला हो, उस पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां डायग्राम बनाते हैं, सभी लोग समझो। ये कॉन्वेक्स ब्रिज है और यहां से चलते हुए बाइक, सपोज दैट के मिडिल पॉइंट को बाइक क्रॉस कर रही है, उस समय इस कॉन्वेक्स ब्रिज का सेंटर यहाँ है, इस कॉन्वेक्स ब्रिज का सेंटर यहाँ है यानी कि नीचे की ओर है। अब इस समय तो यहाँ पहले लिख दें कि बाइक राइडर इज मूविंग, बाइक राइडर इज मूविंग at convex bridge with speed v. Bike rider is moving with constant speed v at convex bridge। और r जो है वो रेडियस है, r रेडियस है। तो फिर वही नेट फोर्स ऑन द बाइक राइडर, पहला उसका वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट mg, ये नॉर्मल रिएक्शन। यही नॉर्मल रिएक्शन ना हो तो हमें अपना वेट महसूस नहीं होगा। तो नेट फोर्स बाय from vector analysis, net force from vector analysis r minus mg, F is equal to r minus mg।
और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। यानी कितना एक्सिलरेशन होगा? एक्सिलरेशन होगा v²/r। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r। अगर पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है उस पर कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका एक्सिलरेशन हो जाएगा v²/r। इसी को सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन कहते हैं और इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होता है। तो नेट इक्वेट करेंगे और इक्वेट करते समय जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे 1 एंड 2, दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट्स करते समय साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन में दोनों को लिखना है। तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम v²/r। अब सवाल ये उठेगा कि v²/r जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, उसका साइन क्या हो, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो? तो देखते हैं। उसका डायरेक्शन यहाँ क्या है? तो सेंटर की ओर, यहाँ सेंटर की ओर यानी कि नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। v²/r का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसलिए इसका साइन mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होने से हमने नेगेटिव रखा है, तो और v²/r का डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड होने से नेगेटिव ही रखा जाएगा और इसलिए r इज इक्वल टू एम जी माइनस mv²/r। यानी कि ये जो अपेरेंट वेट है, ये जो अपेरेंट वेट है, इट इज लेस देन mg। अपेरेंट वेट इज लेस देन mg कितना? बाई mv²/r। तो जब हम कॉन्वेक्स ब्रिज पर जाते हैं, ध्यान रहे किसी स्पीड ब्रेकर को हम कॉन्वेक्स ब्रिज नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी विड्थ बाइक के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है। वहाँ एनालिसिस, वहाँ एक्सपेरिमेंट बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो हमें किसी बड़े से टीले पे चलना होगा। जितना बड़ा बाइक है तो बड़ा सा टीला है, जब हम इस तरह के इस साइज के टीले पर चलेंगे तब हम इसे अप्लाई, एक्सपेरिमेंटली इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रहा कि तब हमें कॉन्वेक्स ब्रिज पर हमें अपना वेट रियल वेट से थोड़ा कम महसूस होगा, वेटलेसनेस फील होगा और अजीब सी गनगनाहट शरीर के अंदर आएगी। और यही फीलिंग जब हम एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते हैं उनको अपना वेट कम महसूस होता है और वही फीलिंग उनको लगातार होती रहती है। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि लाइक बटन को टच कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।